हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूं क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तो सोचा एक वीडियो बना लेता हूं। नमाज के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। बहुत सी मेरे पास व्हाट्सअप भी आए हैं और बहुत सी मेल्स भी आई हैं जिनको मैं अभी पढ़ भी नहीं सका हूँ, और व्हाट्सअप भी मेरा अभी कुछ समय के लिए बंद है दोस्तों, लेकिन कल से सुचारू रूप से वो एक्टिव हो जाएगा। तो नमाज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी नमाज कैसे बनाते हैं, उसको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। प्लस उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूँगा और साथ में एक कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ में भी आपको बता दूंगा, टाइम ऑफ बर्थ भी इनका बता दूंगा। तो इस कुंडली के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इनका वैवाहिक जो जीवन है वो कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा इनका वैवाहिक जीवन। ये किसी की कुंडली थी जो मेरे पास देखने के लिए आई थी, तो बहुत दिनों से मैंने कोई कुंडली भी अभी नहीं देखी है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बब्बर और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, नमाज बनाने का बहुत ही एक अच्छा और सिंपल एक तरीका मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन भाग्यवश बहुत लोगों को उसमें कन्फ्यूज़न हो गई है। उसी को लेकर मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, तो आपको हर कैलकुलेशन जो भी ज्योतिष से रिलेटेड होती है वो आनी चाहिए। कुछ टिपिकल कैलकुलेशंस हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मेन कैलकुलेशंस हैं जैसे नमांश बनाना या D3 चार्ट बनाना, होरा चार्ट बनाना, ये सब आपको आना चाहिए दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज़्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, ये एक चार्ट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर सकते हैं, 2 सितंबर 1977 टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 6:05 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। मैंने यहाँ लिखा नहीं है कुछ कारणवश, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। ये इनका लगन चार्ट है दोस्तों, 5 नंबर सिंह लगन की कुंडली है। प्लैनेट्स मैंने सब इंग्लिश में ही मोस्टली लिख दी हैं जल्दी में, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ये उनकी डिग्रीज हैं। लगन की डिग्री 16-17 हैं, सूर्य चंद्र मंगल इस तरह सारी डिग्रीज यहाँ पे लिखी हैं। तो आइए अब देखते हैं पहले नमांश कैसे बनेगा। बिना किसी पंचांग हाथ में लिए, बिना कोई चार्ट हाथ में लिए मैं आपको नमांश बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। बहुत इजी है और कुछ ऐड ऑन मैं आपको आज नमांश में बताने वाला हूँ जो आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चर राशियां पहले कौन सी होती हैं? 1, 4, 7 और 10। ये हमारी चर राशि हैं दोस्तों। चर मतलब मूवमेंट वाली राशि होती हैं। मूवमेंट लिख देते हैं। ये हमारी मूवमेंट वाली राशि होती हैं। तो चर राशि का जो पहला नवांश होगा वो हमेशा चर ही होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं 1। चर राशि, अगर मेष राशि का पहला नवांश होगा तो वो मेष ही होगा। अगर कर्क राशि का पहला नवांश होगा तो वो कर्क होगा। ये कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं 2, 5, 8 और 11। ये हमारी फिक्स्ड साइंस हैं दोस्तों। फिक्स्ड साइंस क्या होते हैं ये आपको पता है। स्थिर राशियां जिसको कहा जाता है। स्थिर राशि का जो पहला नवांश होगा वो हमेशा उससे 9वीं राशि जो होगी वो होगा। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये फिक्स्ड राशि है, 5 नंबर लगन है, फिक्स्ड राशि है। तो जो इसका पहला नवांश होगा वो इससे जो 9th राशि होगी, तो हमें 5 पे फिंगर रखनी है। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फिक्स्ड राशि का पहला नवांश उससे जो 9th राशि होती है वो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9। अब बात करते हैं 3, 6, 9 और 12। ये हमारी स्थिर राशियाँ होती हैं जिसको ड्यूअल साइंस कहा जाता है। ड्यूअल साइंस का पहला नवांश कौन सा होगा? उससे जो 5th राशि होगी। तो यहाँ पे मैं नंबर 5 लिख देता हूँ। तो देखिए, ये ड्यूअल साइन है, तो इससे जो 5th राशि होगी 1, 2, 3, 4, 5। तो ड्यूअल साइन से जो भी 5वीं राशि आएगी वो पहला नवांश होगा।
तो ये आपको नंबर याद रखना है दोस्तों, 195। अब देखिए कि आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसको रब भी करूँगा साथ साथ, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 9 और 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम चलते हैं। ये एक राशि है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक राशि 30 डिग्री की होती है। आप सबको पता है, जो भी ज्योतिष करते हैं उन सबको पता है, एक राशि 30 डिग्री की होती है। इस 30 डिग्री की राशि को मैं 9 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और एक एक करके मैं राशि हैं यहाँ एक एक करके इनकी डिग्रीज लिखूंगा। तो देखिए 0 डिग्री से ये हमेशा स्टार्ट होगा और पहला जो खंड जिसको आप कह सकते हैं 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा। तो ये जो पार्ट है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, ये पहला नवमांश होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला नवमांश, और इसको कहते हैं दोस्तों सतगुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। इसको सतगुण नवमांश कहा जाता है। सतगुण नवमांश का मतलब होता है धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, उस व्यक्ति का नेचर बहुत ही धर्म कर्म करने वाला, एक सिंपल लिविंग जीने वाला। तो पहला जो नवमांश होगा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, वो सतगुण नवमांश होता है। इसी तरह अब आगे चलते हैं, 3 डिग्री से हम आगे चलेंगे तो 6:40 आ जाएगा, ये दूसरा नवमांश हो गया। इसको कहते हैं दोस्तों रजगुण। रजगुण का मतलब होता है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आकर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों को भोगने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो होता है जो भी मटेरियलिस्टिक सुख होंगे उससे रिलेटेड व्यक्ति की नेचर होगी। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख को भोगने वाला, उसकी जो नेचर होगी उस तरह होगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसको देखना है। उसके बाद जो तीसरा खंड आएगा वो 10 डिग्री तक आएगा, जो तीसरा नवमांश जिसको कहते हैं। और ये जो होता है दोस्तों तामसिक नवमांश होता है। तामसिक का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई झगड़ा करने वाला, जिसकी नेचर ही ऐसी होती है कि ये लड़ाई झगड़ा ही करेगा, वो तीसरा नवमांश होता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बुक्स में बहुत जो अच्छी बुक्स होंगी वहाँ पे आपको ये मिल सकता है। पहला नवमांश सतगुण, धर्म कर्म करने वाला। दूसरा नवमांश रजगुण, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय करने वाला। और तीसरा लड़ाई प्रवृत्ति जिसकी होती है, तामसिक गुण जिसको कहते हैं, तामसिक नेचर, वो होती है। अब इसके बाद फिर से चौथा नवमांश जो होगा हमारा, इसमें हम 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो ये चौथा नवमांश आएगा। तो इसका जो क्रम है दोस्तों फिर से वही हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये सतगुण आ गया, उसके बाद रजगुण, उसके बाद तामसिक गुण। तो 13-20 के बाद हमारा आ जाएगा 16-40, ये हो गया 5वां नवमांश और ये रजगुण हो गया। 16-40 के बाद हम इसमें 3-20 और ऐड करेंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये छठा नवमांश हो गया। ये तामसिक गुण हो गया। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आप सबको दिख जाए। और 20 के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23-20, तो ये 7वां नवमांश हो गया। फिर से सतगुण, और इसको और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको और ड्रॉ कर लेंगे। 23-20 के बाद हमारा आएगा 26-40, और 26-40 के बाद 30। तो ये देखिए ये 8वां नवमांश हो गया हमारा और ये 9वां नवमांश हो गया। गुण वैसे ही आएंगे, ये सतगुण, ये रजगुण और ये तामसिक गुण। तो ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए पहला नवमांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 9 नवमांश होते हैं दोस्तों। इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है और ये प्रेडिक्शन पार्ट्स में
बहुत काम आने वाली चीज़ है और थोड़ा सा मैं आपको इसको यूज़ भी करना अभी सिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो आइए पहले इस कुंडली का आप नवमांश बनाते हैं बिना किसी पंचांग को हाथ में लिए हुए, बिना किसी चार्ट को हाथ में लिए हुए। तो देखिए लगन 5 नंबर है, फिक्स्ड साइन हो गया, तो आपको यहाँ फिक्स्ड साइन पे फिंगर रखनी है। तो फिक्स्ड साइन का जो पहला नवमांश होगा वो हमेशा उससे जो 9th राशि होती है वो होगा। तो देखिए 5 में मैं फिंगर रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए मेष राशि जो होगी वो पहला नवमांश आएगा। अब हमें इसकी डिग्रीज देखनी है। डिग्रीज हैं 16 17। तो 16 17 का मतलब है ये 4 नवमांश पार कर चुका है और 16 40 डिग्रीज के अंदर अंदर ही है। तो ये 5वें नवमांश में है। तो आपको क्या करना है, मेष पे हमने एंड किया था, जैसे मैं यहाँ से मैंने काउंट किया तो उससे 9th राशि ये आती है। तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर जो राशि होगी वो नवमांश की लगन राशि बनेगी, क्योंकि ये 5वें नवमांश में चल रहा है। तो यहाँ पे मैं 5 नंबर लिख देता हूँ, ये वर्गोत्तम नवमांश आ जाएगा दोस्तों। अब जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। सूर्य इनके 15 डिग्री और 54 मिनट्स पे हैं। तो 15 डिग्री सूर्य भी आप कुंडली में देखेंगे 5 नंबर में ही है। तो 5 नंबर का फिर से वही मतलब आएगा, फिक्स्ड साइन है। फिक्स साइन से पहला नवमांश हमेशा उससे 9th राशि, और उसके बाद आपको डिग्रीज देख लेनी है और यहाँ से काउंट कर लेना है। तो 15 54 का मतलब है 5वां नवमांश। तो 1 नंबर राशि से 1 2 3 4 5, तो सूर्य देव भी इनके सिंह राशि में आएंगे। वर्गोत्तम सूर्य देव हो गए हैं दोस्तों। वर्गोत्तम नवमांश, वर्गोत्तम ही सूर्य देव बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अच्छा होगा या खराब होगा इसको बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। ये 6 19 डिग्रीज पे हैं और मेष राशि में है। तो मेष राशि जो होती है वो चर राशि हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं चर राशि का पहला नवमांश हमेशा चर ही होता है दोस्तों। तो 1 नंबर पे आप फिंगर रख लेंगे और डिग्रीज कितनी है इसकी, 6 डिग्री 19 मिनट है। तो दूसरे नवमांश में आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 और 2, दूसरे नवमांश का मतलब है 2 नंबर राशि में आएगा इनका चंद्रमा। इनका चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष के बाद 2 नंबर राशि जो आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। तो इनका चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव देखिए दोस्तों इनकी कुंडली में 3 नंबर राशि में है। 3 नंबर राशि हो गई ड्वेल साइन, द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि का जो पहला नवमांश होता है उससे 5वीं राशि होती है। तो 3 पे हमने फिंगर रखा, तो ये देखिए 1 2 3 4 5। तो पहला नवमांश नंबर 7 आएगा। तो नंबर 7 यहाँ पे आता है, पहला नवमांश नंबर 7 हो गया। तो अब हमें डिग्रीज देखनी है। मंगल की कितनी डिग्रीज हैं, मंगल की डिग्रीज हैं 705, यानी तीसरे नवमांश में चल रहा है दोस्तों। तो 7 नंबर से और आगे आपको 3 राशियां गिननी है, 7 8 9। तो मंगल इनके 9 नंबर राशि में आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको काउंटिंग करनी होती है। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव इनके 5 नंबर फिक्स्ड राशि में है। ये फिक्स्ड राशि हो गई। फिक्स्ड राशि 5 नंबर से पहला नवमांश मेष आएगा दोस्तों। अब बुध की डिग्रीज देख लेते हैं। ये 22 डिग्रीज पे हैं, तो इसका मतलब है ये 7वें नवमांश में आ रहे हैं। 6 नवमांश पार कर चुके हैं, 22 डिग्रीज है तो 7वां नवमांश है। तो यहाँ से पहला नवमांश हमारा मेष था, तो वहाँ से हमें और आगे गिनना है। तो देखिए यहाँ से भी आप गिन सकते हैं, यहाँ से भी आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बुध देव इनके यहाँ पे आएंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की। ये 8 डिग्री 27 मिनट पे हैं और
फिर से ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन का पहला नवांश जो होता है वो हमेशा उससे 5वीं राशि होगी, तो 7 नंबर आ गई। 1 2 3 4 5 तुला राशि आ गई। और डिग्रीज कितनी है गुरुदेव की? 8 27 तीसरे नवांश में है, तो तुला राशि से आपको तीसरा नवांश गिनना है। तो देखिए तुला 7 8 9, तो इनके गुरुदेव यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। 11 डिग्री 41 मिनट पे हैं, इसका मतलब है चौथे नवांश में आएंगे ये। और शुक्रदेव कुंडली में 4 नंबर राशि में है। 4 नंबर राशि का मतलब है चर राशि में आ गए। चर राशि का जो पहला नवांश होता है वो हमेशा चर ही होगा, तो 4 से ही हमें आगे काउंट करना है। कितना काउंट करना है? 11 41 डिग्री का मतलब है 4 नवांश, 3 नवांश पार कर चुका है, तो 1 2 3 4, तो चौथे नवांश में चल रहा है। तो यहाँ पे वीनस यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव इनके फिर से कर्क राशि में है। कर्क राशि का पहला नवांश कर्क ही होता है और 29 डिग्री और 22 मिनट्स में है। इसका मतलब लास्ट वाले नवांश में आएंगे। 9वें नवांश में चल रहे हैं, 8 नवांश पार कर चुके हैं। तो कर्क राशि पे हम फिंगर रखते हैं। पहला नवांश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, तो 12 नंबर आ गया। तो ये देखिए इनके शनिदेव यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव इनके ड्यूअल साइन में है, 6 नंबर। तो 6 नंबर का पहला नवांश हमेशा उससे जो 5वीं राशि होगी, 1 2 3 4 5, तो पहला जो नवांश होगा वो मकर होगा। और डिग्रीज देख लेते हैं हम राहुदेव की, 23 25 हैं। तो देखिए 8वें नवांश में चल रहे हैं राहुदेव, क्योंकि 23 25 हैं। 23 20 तक जो होते हैं 7 नवांश होते हैं, और 23 25 का मतलब है 8वें नवांश में है। तो 6 पे हम फिंगर रखेंगे, 1 2 3 4 5, ये पहला नवांश हो गया। यहाँ से हमें और 8 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये भी सिंह राशि में आ जाएंगे। तो राहुदेव इनके सिंह राशि में आएंगे और केतु देव, नेचुरल बात है, केतु देव यहाँ पे आ जाएंगे। राहु के सामने ही हमेशा केतु देव होते हैं, उसको आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चार्ट्स जो होते हैं उसमें राहु देव और केतु देव एक साथ होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा नवांश बिना किसी चार्ट के, बिना कोई पंचांग लिए मैंने आपको बना दिया है। बहुत ही सिंपल है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही इसमें परफेक्शन आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इस व्यक्ति की हमें मैरिड लाइफ एनालाइज करनी है, जिसके लिए मुझे इनकी जो चार्ट है वो देखने के लिए आया था। तो अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बताता हूँ दोस्तों। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, मैरिज के लिए नवांश नहीं देखते हैं। ये मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि विवाह के लिए नवांश कुंडली देखना अति आवश्यक है दोस्तों। जो लोग नवांश कुंडली नहीं मिलाते हैं, मैरिज के वक्त नवांश कुंडली नहीं देखते हैं, उसमें गोचर नहीं लगाते हैं, तो उनको 100% चार्ट मैचिंग्स में मिस्टेक या गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। जो चीज़ आपको D1 चार्ट में नहीं दिखती है वो कभी कभी आपको नवांश में बहुत क्लियर रूप से दिख जाती है। तो आइए एक तरीका आपको मैं बताता हूँ कि सतगुण, रजगुण और ये तामसिक गुण, इनको कैसे यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे हम फिंगर रखते हैं, ये हमारा 7th हाउस है, ये मेल चार्ट है, तो 7th हाउस उनकी पत्नी का हो गया और 7th लॉर्ड शनिदेव हैं दोस्तों। तो देखिए शनिदेव इनके 29 डिग्रीज में है। 29 डिग्रीज का मतलब है ये लास्ट वाले नवांश में है। लास्ट का नवांश जो चल रहा है 9वां नवांश है और वो तामसिक नवांश है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने वाला नवांश है। तो पत्नी क्या होगी, पत्नी की नेचर आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। आपकी जो पत्नी होगी, इस जातक की जो पत्नी होगी, लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी दोस्तों, तामसिक नेचर की होंगी, शनि प्रधान
नेचर होगी उनकी, जैसी शनिदेव की नेचर होती है, एडमेंट होंगी, किसी की बात इतनी जल्दी से नहीं मानेंगी, बात बात पर झगड़ा करेंगी, क्योंकि ये तामसिक नवमांश में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी देख लेते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए आपको ये वाला हाउस ज़रूर देखना है, ये और ये 1 2 3 4 5 हाउसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मैरिज के लिए। और उसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको नंबर 1 इम्पॉर्टेंस मैं देता हूँ, वो है 8th हाउस दोस्तों। 8th हाउस आपकी, ये अगर पत्नी है तो ये उससे सुख का भाव है। जब भी 8th हाउस में केतु देव विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं ये मैरिज को ट्रबल करता है, वैवाहिक सुख में बाधा डालता है। लेकिन ये कितनी बाधा डालेगा ये आपको नवांश में पता चलेगा दोस्तों। तो आइए, इस केतु देव को जो 8th हाउस में बैठे हैं, जो पत्नी से सुख का भाव है, वहां इस केतु देव को हम नवांश में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ केतु देव ने क्या खराबी कर दी है। D1 चार्ट में भी ये ऑलरेडी खराब कर रहे थे वैवाहिक जीवन को। अष्टम हाउस जो होता है पत्नी सुख है, वही पत्नी सुख 7th हाउस में आ गया है दोस्तों। 7th हाउस आपका वैवाहिक जीवन है, ये आपके विवाह का चार्ट माना जाता है। नवमांश जो होता है विवाह के लिए देखा जाता है, प्लैनेट्स की पावर के लिए देखा जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए देखा जाता है। तो अभी क्योंकि हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ये केतु देव यहाँ आके बैठ गए। केतु का क्या मतलब होता है दोस्तों? केतु का मतलब होता है टुकड़े करना। जी हाँ, ये राहु केतु की आप पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, जो भी जैसे उनका सर कटा था, केतु अलग हो गए और राहु अलग हो गए। तो केतु का मतलब होता है टुकड़े, स्पेयर्स, एक्सटर्नल इंजरी, बाहरी ढंग से चोट लग जाना। तो ये केतु देव यहाँ तो खराबी कर रहे थे, नवमांश में आके 7th हाउस में बैठे। तो क्या होगा जब केतु देव की महादशा या अंतरदशा चलेगी? पत्नी से सेपरेशन हो जाएगी दोस्तों, टुकड़ों में बट जाना, यानी आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएगी, पत्नी आपकी आपसे अलग रहेगी। नॉर्मली भी जब सूर्य देव की अगर आपको दशा चल रही होगी या राहु देव की दशा भी चल रही होगी, तो भी केतु देव अपना इफेक्ट देंगे, क्योंकि केतु देव यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं राहु देव और सूर्य देव पर। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने ये हाउसेस एनालाइज करने हैं D1 चार्ट में, सेम हाउसेस आपको D9 चार्ट में भी एनालाइज करने हैं। उसमें से एक फैक्टर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अष्टम हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको पहले अभी यहाँ पे भी बता चुका हूँ। अगर नवमांश कुंडली में अष्टम भाव में कोई मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, शनिदेव, राहु देव, केतु देव या मंगल देव या सूर्य देव भी, तो आप 100% मान के चलिए इस व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख में हमेशा कमी रहेगी। अब वो कमी किस लेवल की होगी, कितनी उसमें परेशानियां आ सकती हैं, वो दशाएं अंतरदशाओं से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा दोस्तों, नवमांश कुंडली के 7th हाउस में केतु सेपरेशन करवाएंगे, 8th हाउस में शनिदेव विवाह सुख में हमेशा बाधा डालेंगे। जब जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन नॉर्मली भी वैवाहिक सुख में कमी रहने वाली है दोस्तों। तो इस तरह से आपको नवमांश भी साथ साथ एनालाइज अवश्य कर लेना है दोस्तों। अगर नवमांश में भी ये हाउस, ये और ये सारे हाउसेस अगर पीड़ित होंगे तो बहुत ज़्यादा मैरिज में प्रॉब्लम होगी। अगर इनमें से 2 हाउसेस पीड़ित होंगे तो एक एवरेज मैरिड लाइफ जो होती है वो रहेगी, लेकिन विद प्रॉब्लम्स। तो जितना ज़्यादा पीड़ा होगी नवमांश में इन हाउसेस में, उतनी ज़्यादा मैरिड लाइफ ख़राब रहती है। और नवमांश में अगर 4th हाउस और 8th हाउस एक साथ पीड़ित होगा दोस्तों, तो बहुत चांसेस होते हैं डाइवोर्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसको हम कंपेयर करेंगे नवमांश और लगन दोनों से, और कैसे व्यक्ति का डाइवोर्स हो गया,
क्या उसमें फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें बताने के लिए बहुत अभी कुछ है, लेकिन जो बेसिक्स था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और आपको नमांश ज़रूर एनालाइज करना है दोस्तों, और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है सतगुण, रजगुण और तामसिक गुण। इससे आप व्यक्ति की नेचर पता कर सकते हैं, उसकी वाइफ की नेचर कैसी होगी, उसके फादर की नेचर कैसी हो सकती है, व्यक्ति की खुद की नेचर कैसी होगी। देखिए जैसे यहाँ लगन में सूर्य देव हैं और सूर्य देव 15 डिग्रीज पे हैं। 15 डिग्रीज का मतलब है ये रजगुण में चल रहे हैं, रजगुण वाली डिग्रीज में है। रजगुण जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय करने की नेचर होगी व्यक्ति की। और नमांश में सूर्य राहु से पीड़ित होने की वजह से ये व्यक्ति जो होगा सदैव अपने घर से दूर रहेगा। उसके पिता से भी उसके रिलेशंस जो है खराब हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पीड़ित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमांश बनाने की बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है। जिन लोगों को अगर अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं आपका कोशिश करूँगा जो रिप्लाईज़ हैं वो जल्दी से जल्दी दूंगा दोस्तों। तो ये छोटी सी एक वीडियो है नमांश के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा दोस्तों वो बनाऊंगा मैं उपपदा लगन के ऊपर। बहुत टाइम से मेरी वीडियो पेंडिंग थी, मैंने शूट करी थी लेकिन कुछ उसमें मिस्टेक हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव।